हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो जो हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। क्लियर। सो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे। अब देखो, जो हमारी सॉल्युबिलिटी है, पहली बात तो जो सॉल्युबिलिटी है इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो होगी वो होगी सॉल्युबिलिटी जब हम सॉलिड सब्सटेंस को, सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर। तो एक को हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है। एक सॉल्युबिलिटी हम डिस्कस करेंगे, वहां पे हम करेंगे जो हमारा गैसियस सब्सटेंस है, गैसियस सब्सटेंस को हम लिक्विड के अंदर क्या करेंगे, उसको डिसोल्व करेंगे कि जो हमारा सॉल्यूट है एक तरह से वो गैसियस है, और जो हमारा मेन है सॉल्वेंट है वो क्या है, हमारा लिक्विड है वो। क्लियर। तो सेकंड हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर। तो उसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो पार्ट में हम करेंगे वो करेंगे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कि जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस है उसको हम लिक्विड सब्सटेंस के अंदर अगर हम डिसोल्व करेंगे तो किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है और कौन कौन से टर्म्स हमें देखनी पड़ेंगी वहाँ पे। क्लियर। ओके। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम पहले ये करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर। अब देखो, जो हमारा सॉल्युबिलिटी है जो हम सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर जब हम उसको ऐड करेंगे, इसको एक एग्जांपल से करते हैं। लेट्स से कि जैसे हमने शुगर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है, हमने क्या लिया, हमने बीकर लिया। बीकर के अंदर क्या है, बीकर के अंदर वाटर है। वाटर हमारा क्या है, मेन सॉल्वेंट है। ठीक है। बीकर के अंदर क्या है, वाटर है। हमने इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं। अब जैसे हम शुगर इसके अंदर ऐड करेंगे, शुगर इसमें डिसोल्व हो जाएगी, हमें थोड़ा स्टर करना पड़ेगा, हम उसको स्टर करेंगे और शुगर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और शुगर ऐड करेंगे तो शुगर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है। और शुगर ऐड करेंगे, शुगर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर। अब देखो, जैसे जैसे हम शुगर को ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जैसे जैसे हम शुगर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसी इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे एक टर्म हमने देखी कि डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या है, अभी मैं इसके पास दोबारा वापस आऊंगा, अभी डिसोल्यूशन करते हैं। डिसोल्यूशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है हमारा। इट इज अ प्रोसेस व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट, व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट is added continuously, when a solid solute is added continuously in liquid solvent, in liquid solvent, and the concentration of solution keeps on increasing. This is known as डिसोल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। जैसे जैसे हम शुगर को ऐड करते जाएंगे वाटर के अंदर तो होगा क्या, वहाँ पे और शुगर और उसके अंदर ऐड होते जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। डिसोल्यूशन क्या है कि प्रोसेस है। ठीक है। अब देखो, अब आप सोचोगे कि ये थोड़ा कि जितना मर्जी हम अमाउंट में चाहे कि शुगर को ऐड कर दें, एक पर्टिकुलर अमाउंट में मैक्सिमम अमाउंट हम शुगर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अब देखो, अब जो हमने लिया सोल्यूट, यहाँ पर चलो हम सोल्यूट की बात करते हैं कि वो क्या है, हमारा शुगर है। सोल्यूट के अंदर हम क्या हमने किसके अंदर हमने ऐड किया, सोल्यूट के अंदर। लेट्स से कि यहाँ पे वो क्या है, हमारा वाटर है। अब सोल्यूट और सोल्वेंट क्या रहेंगे, वो इक्विलिब्रियम के अंदर रहेंगे। सोल्यूट और सोल्वेंट क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर रहेंगे, और क्या फॉर्म होगा, सॉल्यूशन फॉर्म होगा। सोल्यूट और सोल्वेंट क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर रहेंगे, और क्या होगा यहाँ पर, सॉल्यूशन फॉर्म होगा। देखो, अब होता क्या है, मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जैसे हम उसके अंदर शुगर ऐड कर रहे हैं, शुगर उसके अंदर ऐड हो रही है और हम उसको क्या कर रहे हैं, स्टर कर रहे हैं, तो उसको तो हमने क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। ठीक है। अब क्या हो गया कि जो हमारा सोल्यूशन है ना वो सैचुरेटेड बन गया। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है कि अब उसके अंदर और जो हमारा सोल्यूट है वो ऐड नहीं होगा। अब हम उसके अंदर शुगर को ऐड कर रहे हैं, शुगर उसके अंदर ऐड नहीं हो रही,
शुगर उसके अंदर ऐड नहीं हो रही, ठीक है। अब देखो, अब एक्चुअल में होता क्या है, देखो हमें तो लग रहा है कि शुगर ऐड नहीं हो रही यहाँ पे, बट अगर हम थोड़ा और डीप में जाएं, इक्विलिब्रियम चैप्टर जो हमने पढ़ा है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो हमारा सोल्यूट और सोलवेंट है ना, वो सोल्यूशन के साथ क्या होता है, इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो मेरा जो सोल्यूशन है ना, मेरा सोल्यूशन बन चुका है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है वो क्या बन गया, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है ये। मतलब अब इसके अंदर और सोल्यूट ऐड नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। बट मैंने तो क्या किया, मैंने इसके अंदर और शुगर ऐड कर दी है, मैंने मतलब इसके अंदर शुगर और ऐड कर दी है, ठीक है। लेट्स से कि मैंने इसके अंदर शुगर के ना 10 पार्टिकल्स ऐड किए हैं। मैंने क्या किया, शुगर के इसके अंदर किए 10 पार्टिकल्स ऐड कर दिए। अब देखो जैसे मैं इसके अंदर शुगर के 10 पार्टिकल्स ऐड करूंगा, होगा क्या कि जो ये नए जो 10 पार्टिकल्स हैं वो तो इसके अंदर डिसोल्व हो जाएंगे, और जो इसके अंदर ऑलरेडी डिसोल्व हो रखे हैं पार्टिकल्स वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, वो इनसोल्यूबल हो जाएंगे। होता यही है कि जैसे अगर हमने नए कोई हम ऐड करते हैं पार्टिकल्स, तो वो तो डिसोल्व हो जाते हैं, बट जो ऑलरेडी डिसोल्व हैं पार्टिकल्स वो क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, इनसोल्यूबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि जो हमारा सोल्यूट और सोलवेंट है वो सोल्यूशन के साथ क्या रहता है, वो इक्विलिब्रियम के अंदर रहता है। मतलब कि जैसे हमने सोल्यूट के अंदर सोलवेंट को ऐड किया, नया सोल्यूट तो ऐड हो गया, पर जो पुराना सॉल्यूशन है, पुराने सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं पुराने, वो क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए, ठीक है। तो इसी टर्म को, इसी चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये भी प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस, it is a process when soluble solute particles colliding and get separate out of the solution, known as crystallization। नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। मतलब जो हमने क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि वो प्रोसेस है कि जो ऑलरेडी सोल्यूबल पार्टिकल्स हैं, ऑलरेडी सोल्यूबल पार्टिकल्स हैं, अब वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, कि वो क्रिस्टल बन गए हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो गया वहाँ पे, ठीक है। सो अब होता क्या है कि जो जैसे हमने सोल्यूट में जब हम सोलवेंट ऐड कर रहे हैं, जब वो इजिली ऐड हो रहा है, तब तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसोल्यूशन। तब तुम उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, डिसोल्यूशन नाम देंगे। बट जब सॉल्यूशन में से सोल्यूट अलग हो जाए और सोलवेंट अलग हो जाए, तब हम उस प्रोसेस को नाम देंगे क्रिस्टलाइजेशन। तब उसको नाम देंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर। सो जैसे हम नए शुगर के पार्टिकल्स ऐड करेंगे या फिर हम कोई भी नया सोल्यूट ऐड करेंगे, सो उससे वो ऐड करने से क्या होगा, वो तो ऐड हो जाएंगे, बट जो ऑलरेडी एडेड हैं पार्टिकल्स वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है हमारा वो इक्विलिब्रियम के अंदर रहता है। क्लियर। इसी को हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये हमने स्टडी भी किया था जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर किया था। क्लियर, समझ आया। ओके, अब हम मेन टर्म के अंदर आते हैं कि जो सोल्युबिलिटी क्या है। solubility of solid in liquid। तो solubility क्या है, solubility है कि हमारा कितने अमाउंट में जो हमारा सोल्यूट है डिजोल्व हो जाए 100 ग्राम में लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, कि जो हमारा सोल्यूट है 100 ग्राम हमने सॉल्वेंट ले लिया, उसके अंदर जितना भी मैक्सिमम अमाउंट में हमारा सोल्यूट ऐड हो जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, solubility बोलेंगे। क्लियर। सो इट इज डिफाइंड एज द maximum amount of maximum amount of solid solute that can be dissolved in 100 gram of liquid solvent to form saturated solution
एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युडिटी बोलेंगे। देखो सॉल्युडिटी क्या है हमारे, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट, कि जो हमारा सॉलिड सोल्यूट है कितने अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में डिजोल्व हो सकता है। दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। जो भी हम सॉल्वेंट लेंगे, हमने 100 ग्राम मेजर कर लिया, उसके अंदर जितना मैक्सिमम अमाउंट में हमारा सॉलिड सोल्यूट ऐड हो जाएगा और वहां से क्या बनेगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्विटी बोलेंगे। तो सॉल्विटी क्या आ गया फॉर्मूला हमारे पास, सॉल्विटी क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, तो ये आ गया हमारा सॉल्विटी। क्लियर। तो लेट्स से कि अगर किसी की सॉल्विटी हमें 36 दी हुई है, 36, अगर हम बोला कि सॉल्विटी है, लेट्स से कि एग्जांपल हमें दिया हुआ है सॉल्विटी हमें दिया हुआ है, सॉल्विटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन की वो कितनी है, 36 है। दैट मीन्स 36 ग्राम जो शुगर है हमारी, 36 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट में है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सॉल्विटी। क्लियर। ओके, देखो अब हम बात करेंगे यहाँ पे फैक्टर्स की। देखो हमने यहाँ पे बात की ना एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्विटी अलग होगी, क्योंकि जो सॉल्विटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर। टेम्परेचर कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्विटी भी डिपेंड करती है। क्लियर। ओके, अब हम बात करेंगे इसकी फैक्टर्स की। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फैक्टर्स affecting solubility of solid in liquid। ठीक है, जो हमारी सॉलिबिलिटी है सॉलिड की लिक्विड के अंदर, हम कैसे कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ बात बता दूँ आपको कि जब मैं यहाँ पे मैंने लिखा है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यहाँ मैंने एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो दैट मीन्स जो प्रेशर है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हमारी सॉल्युबिलिटी। क्लियर। सो डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। प्रेशर के ऊपर जो गैस है, गैस वाली तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगी, पर जो सॉलिड है, सॉलिड को जब हम लिक्विड के अंदर डिसोल्व करेंगे तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रेशर है, प्रेशर का कोई खास रोल नहीं होगा। क्लियर। मेन रोल किसका होगा, मेन रोल होगा टेम्परेचर का, और हम टेम्परेचर को ही स्टडी करेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट जो फैक्टर हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं टेम्परेचर। क्लियर। अब देखो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अंदर भी हमारे 3 केस बनेंगे। पहला केस कैसे बनेगा, एक केस तो ये बनेगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एक केस बनेगा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और एक केस ये बनेगा कि टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड, मतलब कंटिन्यूसली कोई वो नहीं होगा हमारा, जैसे इंक्रीज करें तो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज करें तो डिक्रीज कर रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंक्रीज करने पे डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड तो कर रही है, बट कंटिन्यूस वे में डिपेंड नहीं कर रही। वो हम अभी फैक्टर्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो टेम्परेचर के अंदर जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कैसे इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो हमने उसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने रिएक्शंस की थी, एक तो होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कि जैसे हमने सॉल्यूट है हमारा, उसके अंदर हम सॉल्वेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखो कई रिएक्शन जो होती है वो हमें उसके अंदर हीट देनी पड़ती है, रिएक्शन के अंदर क्या देनी पड़ती है, हमें हीट देनी पड़ती है। सो तो ये रिएक्शन है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन केस में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहाँ पे हमें ओवरऑल हीट रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए देनी पड़ती है। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जहाँ पे ओवरऑल हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, अब देखो जैसे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम उसको दोनों को ऐड करेंगे और वहाँ पे अगर हम हीट देंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, हमारी सोल्यूशन की तरफ जाएगी। हीट देंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, हमारी सोल्यूशन की तरफ जाएगी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ले चैटलर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ले चैटल प्रिंसिपल, सो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा,
हीट लेके रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सो रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पर जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होगा, रिएक्शन हमारी कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर। अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जा रही है और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रिएक्शन कहाँ जा रही है हमारी, बैकवर्ड जा रही है। अब सोलिबिलिटी कहाँ से आएगी, सोलिबिलिटी किस केस में ज़्यादा है, सोलिबिलिटी तो ऑब्वियसली है कि जब सोल्यूट को हम सोलवेंट में ऐड करेंगे और क्या फॉर्म होगा, सोल्यूशन फॉर्म होगा। क्लियर। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोलिबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो इस केस में क्या है, जो सोलिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, ये सिर्फ हम बात होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। मतलब जो अगर हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। क्लियर है। ओके, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, यहाँ पे हमारी सोलिबिलिटी और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, टेम्परेचर आएगा। सो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस टाइप का कोई ग्राफ आएगा हमारा। ज़्यादातर जितने भी सब्सटेंस हमारे, जितने भी हमारे सोल्ट्स हैं, ज़्यादातर इसी जो हमारा फैक्टर है उसी को ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे शुगर को ही ले लो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो शुगर क्या होगी, ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी। पर अगर हमारा जो वाटर है वो क्या है, कोल्ड है वो। ठीक है, सो उस केस में क्या होगा, हमें उसको ज़्यादा स्टर करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगी, शुगर उसके अंदर ऐड होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोलिबिलिटी बढ़ती है कई सब्सटेंस के लिए, ऐसा हर बार सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड फैक्टर है। सेकंड फैक्टर के अंदर क्या होगा, जहाँ पे हमारी सोलिबिलिटी डिक्रीज करेगी, सोलिबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सोलिबिलिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो इस केस में क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सोलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर। ओके, इसको ले चैटल प्रिंसिपल से ही करते हैं कि जो हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट में जैसे हम सोल्यूट को जैसे हम सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ से सॉल्यूशन फॉर्म होगा। और जो अब की बार जो हीट लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, हम सॉल्यूशन की साइड लिखेंगे। क्लियर। मतलब जो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है हमारी, एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है हमारी, एक्सोथर्मिक है। जैसे मतलब वो वहाँ पे हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू ले चैटल प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ले चैटल प्रिंसिपल, सो ले चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, रिएक्शन कहाँ चल जाएगी हमारी, बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि सोल्यूशन हीट लेगा। सोल्यूशन हीट लेने पर क्या देगा, सोल्यूट अलग कर देगा और सॉल्वेंट को अलग कर देगा। क्लियर। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पर जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होगा, रिवर्स होगा, रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कि जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर। सो हमें फॉरवर्ड ही लेके जाना है, क्योंकि हमें क्या करना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को सॉल्यूशन बनाना है, तो हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड बात करनी है। तो फॉरवर्ड कब सही है, जब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। सो दैट मीन्स जो हमारी सोलिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। सोलिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कोल्डर, जो अगर हमारा जो वाटर है, मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है, अगर उसका टेम्परेचर कम होगा तो उस केस में क्या होंगे, वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। अगर हम इसमें ग्राफ की बात करें तो जो नॉर्मल ग्राफ है हमारा, सोलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या कर रही है, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे हम बात करेंगे या तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी या फिर कंटिन्यूसली क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो जो इसके अंदर जो हमारा थर्ड केस है, थर्ड केस के अंदर जो हमारी सोलिबिलिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रही, कंटिन्यूसली। फर्स्ट केस में क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सोलिबिलिटी इंक्रीज कर रही है। सेकंड केस क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सोलिबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, फर्स्ट केस में इंक्रीज कर रही है, सेकंड केस में क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। बट जो थर्ड केस है हमारा, वहां पे ऐसा कोई कंटिन्यूस नहीं है कि कंटिन्यूस आइदर इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो जो थर्ड केस है हमारा, सोलिबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रही। अब देखो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो हमारा टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर का क्या रोल है कि टेम्परेचर की वजह से जो हमारी एक फॉर्म है, वन
एक जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है वो दूसरी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, अनदर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। ओके देखो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कि जो हमारा जो एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। इसको आप लगा सकते हो कि जैसे अल्फा और बीटा, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, सोडियम सल्फेट। अब देखो यहाँ पे अगर हम जो हमारा टेम्परेचर है 32.4 डिग्री से अगर ज़्यादा होगा तो ये बन जाएगा, अगर 32.4 डिग्री से टेम्परेचर अगर हमारा कम होगा तो फिर क्या होगा, वो इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। मतलब यहाँ पे अलग ही सब्सटेंस हो गया, हमारी जो फॉर्म है ना पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। क्लियर, ये सब्सटेंस अलग है, ये 10H2O यहाँ पे क्या है, नॉर्मली ये एनहाइड्रस है, ये हाइड्रस है, दोनों का जो फंक्शन है वो क्या है, अलग अलग है। क्लियर, दोनों सब्सटेंस क्या हो गए, अलग अलग हो गए। सो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये सब्सटेंस हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। क्लियर, तो जो सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी यहाँ पे कोई डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मतलब ना तो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है और ना ही कंटिन्यूसली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्लियर, अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ देखें सोलिबिलिटी का और टेम्परेचर का, तो जो ग्राफ आएगा हमारा ये ग्राफ आएगा, और जो ये टेम्परेचर होगा हमारा, ये टेम्परेचर कौन सा होगा, ये होगा हमारा 32.4 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो पहले टेम्परेचर बढ़ाया तो इंक्रीज की, बाद में टेम्परेचर, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगी, डिक्रीज कर गई। अब ना तो ये एकदम इंक्रीज कर रही है और ना ही ये एकदम क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। सो ऐसा कोई कंटिन्यूस नहीं है कि आइदर इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इस टेम्परेचर को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं हम ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है कि जब हमारी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो द टेम्परेचर एट विच one substance convert into another one known as ट्रांजिशन टेम्परेचर। जब हमारा एक सब्सटेंस है वो दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अब उसको क्या बोलेंगे, हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे। मतलब ट्रांजिशन क्या हो गया, चेंज हो गई है, पहले ये अलग था और अब क्या हो गया, ये अलग हो गया। क्लियर, सो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पे हो रहा है। सो ऐसे यहाँ पे कोई कंटिन्यूस वे नहीं रहेगा कि जैसे इंक्रीज कर रही है या फिर पर्टिकुलर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अराउंड। सो ये हमारा थर्ड केस आ गया है। इसके बहुत कम एग्जांपल्स हैं जब ऐसा होता है यहाँ पे, जब एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर, ओके। तो जो टेम्परेचर के ऊपर था ये हमारे 3 फैक्टर थे। फर्स्ट जो फैक्टर था वहाँ पे क्या किया, टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सेकंड हमने क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। थर्ड क्या कि टेम्परेचर पे कंटिन्यूस नहीं है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड तो कर रही है बट कंटिन्यूसली डिपेंड नहीं कर रही कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्लियर, तो ये थे हमारे टेम्परेचर के ऊपर जो हमने फैक्टर किए। पर एक फैक्टर और है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी देखो, जो हमारा सोल्यूट है, जो सोल्यूट को हम ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, तो वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो हमारा सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उनकी इंटरेक्शन कैसी है। जो हमारा सोल्यूट और जो सॉल्वेंट है उसकी इंटरेक्शन कैसी है। सो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो हमारा सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर कितना डिजोल्व होगा। क्लियर, जैसे हम बोलते हैं कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जैसे हमारा पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर जो सोल्यूट होगा, पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, ज़्यादा सोल्यूबल होगा। नॉन पोलर सोल्यूट होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, ज़्यादा सोल्यूबल होगा। इसका मतलब यही है ना कि जो हमारा पोलर सोल्यूट है, पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। जो हमारा पोलर सोल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, वो डिजोल्व होगा। वहीं अगर हम नॉन पोलर की बात करें कि नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट,
कि जो हमारा नॉन पोलर सॉल्यूट होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, वो ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। क्लियर। जैसे अगर हम बात करें वाटर है हमारा, अब हमें पता है कि वाटर कैसा सॉल्वेंट है, वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट है, वाटर हमारा कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। अब देखो वाटर के अंदर हम दो चीज़ें ऐड कर रहे हैं, एक तो वाटर के अंदर हम ऐड कर रहे हैं NaCl और एक वाटर के अंदर हम ऐड कर रहे हैं शुगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कभी भी अगर आप वाटर के अंदर NaCl को ऐड करोगे तो NaCl क्या होगा, ज़्यादा सोल्यूबल होगा। रीज़न कि जो NaCl है वो क्या है, पोलर है। अगर आप उसको शुगर को ऐड करोगे, शुगर कंटिन्यूसली मतलब एकदम ऐड नहीं होगी, हमें अगर टेम्परेचर कम है तो उसको स्टर करना पड़ेगा, तब जाके शुगर क्या हो जाएगी, इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो शुगर कैसा है हमारा, नॉन पोलर है, मतलब इसको कोवेलेंट बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आप तो बोलोगे कि सर नॉन पोलर तो पोलर में डिजोल्व हो जाता है, चाहे कम होता है हो जाता है। देखो अब यहाँ पर एक फैक्टर और आता है, यहाँ पर हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो हमें पता है कि जो हमारा वाटर है वो क्या है, हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। देखो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का हमने इसको नाम क्यों दिया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए है कि इसके अंदर जो भी सॉल्यूट है, कैसा भी सॉल्यूट है, वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसमें डिसोल्व हो जाएंगे, सारे के सारे क्या होंगे, यूनिवर्सल है, सब पे काम करेगा ये, ठीक है। अब देखो अब होता क्या है कि देखो वाटर के अंदर पोलर तो ज्यादा सोल्यूबल होगा, पर नॉन पोलर भी सोल्यूबल होगा, चाहे भले ही वो कम सोल्यूबल हो, चाहे वो कम उसकी सोल्युबिलिटी चाहे कम क्यों ना हो, बट पोलर पोलर क्या होगा, जल्दी डिसोल्व होएगा और उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नॉन पोलर क्या होगा, कम होगा, टाइम लेगा, स्टर करना पड़ेगा, सोल्युबिलिटी क्या होगी उसकी, कम होगी। क्लियर। तो हमें पता है कि जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, अराउंड 78 है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमें एबिलिटी पता चलती है किसी भी सॉल्वेंट की कि वो दूसरों को कितना डिसोल्व कर रहा है अपने अंदर। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे हमें एबिलिटी पता चलती है कि जैसे हम किसी सॉल्वेंट को हम कंपेयर कैसे करेंगे, सॉल्वेंट को हम कंपेयर करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेस पे। अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो मतलब वो उसकी दूसरों को डिसोल्व करने की जो पावर है ना वो क्या है, ज़्यादा है। क्लियर। सो इट इज़ अ एबिलिटी, it is ability to dissolve any substance in it, कि अपने अंदर डिसोल्व करने की जो एबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर। ओके, अब जैसे मैंने बात की कि अगर NaCl और वाटर लोगे तो जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट वही अगर मैं शुगर ले लूँ, शुगर को वाटर के अंदर ऐड करूँ तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ किसी हाइड्रोकार्बन की, लेट से कि मैंने जैसे ग्रीस ले लिया, हमें पता है कि जैसे कपड़ों के ऊपर जैसे ग्रीस का कोई स्पॉट लग जाता है या कोई ऑयल का स्पॉट लग जाता है। अब ये क्या है, ये हमारे कोवलेंट है, को मतलब ये क्या है, ये हमारे नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। अब देखो आपने देखा होगा कि जैसे अगर हमारे कपड़ों के ऊपर अगर ऑयल का स्पॉट लग रहा है या फिर कोई ग्रीस का स्पॉट लग रहा है तो वो वाटर से साफ नहीं होता। अगर आप उसके ऊपर वाटर करोगे तो वाटर से वो साफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाटर के अंदर वो सोल्यूबल ही नहीं है, वाटर के अंदर बहुत ही कम सोल्यूबल है। बट वहीं जैसे हम उसको ड्राई क्लीन के लिए देते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, वो ईथर यूज़ करते हैं, वो हमारे पेट्रोल डीजल वगैरह ये यूज़ करते हैं वो। तो उसके अंदर वो क्या होगा, वो भी नॉन पोलर है, और ग्रीस और ऑयल ये भी क्या है, नॉन पोलर है, ये भी कोवलेंट है, वो भी क्या है, कोवलेंट है। तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे सोल्यूबल हो जाता है। तो जैसे ही उसके ऊपर जो स्पॉट लगा हुआ है, जैसे उसके ऊपर हम सॉल्वेंट डालेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इसको सोल्यूबल कर लेगा, और इसको सोल्यूबल कर लेगा तो क्या करेगा, जो हमारे क्लोज है उसमें से इसके स्पॉट को बाहर निकाल देगा। ठीक है। पर जैसे हम वाटर ले रहे थे तो वाटर के केस में क्या था, वाटर के अंदर ये जो ग्रीस और ऑयल है ये क्या, ये सोल्यूबल नहीं है, तो वाटर यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। यहाँ पे कौन काम करेगा, जो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे। क्लियर। सो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो हमारी सोल्यूट और सॉल्वेंट है उसकी इंटरेक्शन कैसी है। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा और ज़्यादा डिसॉल्व होगा। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन अच्छी नहीं है तो उस केस में क्या होगा, वो सोल्यूबल नहीं होगा या फिर वो कम सोल्यूबल होगा।
क्लियर। ओके, यहाँ पे एक टर्म और आती है, जैसे मैंने NaCl को वाटर के अंदर डिसोल्व किया, NaCl को किसमें डिसोल्व किया है, वाटर के अंदर डिसोल्व किया है। अब देखो NaCl कैसे बना है, NaCl बना हुआ है Na पॉजिटिव से और Cl नेगेटिव से। जो NaCl है वो किससे बना हुआ है, Na पॉजिटिव से और Cl नेगेटिव से, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब जैसे ही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से NaCl बना है, तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होती है ना, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो Na पॉजिटिव अलग था, Cl नेगेटिव अलग था, मैंने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कौन सी हुई है, लैटिस एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, अब यही मैं NaCl को वाटर में डाल रहा हूँ। अब वाटर में डालने पे क्या होगा, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ये होगा। Na पॉजिटिव के सराउंडिंग में वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और Cl नेगेटिव के सराउंडिंग में क्या आएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन होगी इसकी, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अब देखो लैटिस एनर्जी तो यूज हो रही है दोनों को पास लाने में, हाइड्रेशन एनर्जी यूज हो रही है दोनों को सेपरेट आउट करने में, कि जो लैटिस एनर्जी है वो तो यूज हो रही है दोनों को एक करने में, और जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो यूज हो रही है दोनों को सेपरेट आउट करने में। अब देखो यहाँ पर जो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर हमारी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लैटिस से, अगर हमारी हाइड्रेशन ज्यादा होगी लैटिस से, मतलब वो सेपरेट होना ज्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय कि वो दोनों कंबाइन हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा कंपाउंड है वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा। उस केस में क्या होगा, वो सोल्यूबल होगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है मतलब वो अलग होना पसंद कर रहे हैं। अलग कब अलग होंगे, इसका मतलब सोल्यूबल हो रहे हैं। अलग हो रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहे हैं, वाटर में अंदर ये सोल्यूबल हो रहे हैं। सो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है और लैटिस एनर्जी क्या है, कम है, तो कंपाउंड क्या होगा, हमारा सोल्यूबल होगा। बट वहीं अगर हम बात करें कि अगर लैटिस ज़्यादा है और हाइड्रेशन कम है, तो इसका मतलब ये क्या है, इनसोल्यूबल है। ये क्या है, इनसोल्यूबल है। क्लियर। तो जो ज़्यादा होगा तो वही उसी के अकॉर्डिंग होगा। हमारा NaCl केस में हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है लैटिस एनर्जी से, तो इसलिए NaCl क्या हो जाता है, एकदम डिसोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। जिसकी जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा, वो सोल्यूबल होगा। क्लियर। सो ये था हमारा सेकंड फैक्टर, जहाँ पे हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन की बात की। यहाँ पे उनकी इंटरेक्शन के बारे में बात की हमने, और हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी के भी एक फैक्टर है हमारा जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। क्लियर। सो यहाँ पे मेजर हमारे दो फैक्टर काम करेंगे, एक टेम्परेचर काम करेगा और एक काम करेगा सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन। क्लियर। प्रेशर का यहाँ पे कोई ज़्यादा रोल नहीं है, प्रेशर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारे सॉलिड होते हैं और लिक्विड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते प्रेशर से। ठीक है। जब हम गैस की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर का बहुत मेजर रोल है, बट यहाँ पर प्रेशर का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे दो ही मेन फैक्टर हैं, वन इज टेम्परेचर एंड अनदर वन इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्लियर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड।